बाइपोलर हुआ तो अपने घर वालों को बताया, तो उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने कहा घूम फिर के आ जाओ। इस माशरे में अगर कोई भी चीज अगर ऐसी हो जो कि हट के हो तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि इसमें दो स्टेजेस होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह अब फॉर एग्जांपल मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है या इस तरह, तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि मुझे ये डिसऑर्डर है या मैं स्टेज वन पे हूँ या स्टेज टू पे हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम लोग पूछते हैं ये चीज। सबसे पहले जो आपके मेजर, आपको पहले ग्रुप समझना पड़ेगा। एक है एंजाइटी, एक है फोबिया, इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब जो मेजर जो डिप्रेशन है, जो हम सिर्फ डिप्रेशन कह रहे हैं, वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। उसमें ओसीडी भी आ जाता है, उसमें बाइपोलर भी आ जाता है, उसमें एसईडी भी आ जाता है, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। इन शॉर्ट, इंसान अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आ चुका है तो एक उसका होगा प्राइमरी डिसऑर्डर और बाकी वो स्पेक्ट्रम में रहेगा। स्पेक्ट्रम से मुराद है कि वो शिफ्ट होता रहेगा। जैसे कि अगर मैं बाइपोलर हूं तो ये जरूरी नहीं कि मैं बाइपोलर ही रहूंगा, मैं ओसीडी के सिम्टम्स भी शो करूंगा, मैं पैरानाइड के सिम्टम्स भी शो करूंगा, मैं एसएडी के सिम्टम्स भी शो करूंगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, एसएडी इज दी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें अगर सूरज ना निकले तो जैसे धूप जादू, धूप मांगता था। हम्म। तो अगर आपका दिमाग जो अगर उसको धूप नहीं मिलती, लेट सपोज आप सोए में सोकर उठते हैं, तो आपकी जो सर्कैडियन क्लॉक होती है वो आपको बता देगी कि आज बाहर सूरज नहीं निकला, अब बाहर जाए सूरज नहीं निकला होगा। इसका मतलब है कि आपकी क्लॉक जो कंडीशनिंग हो चुकी है उसकी, तो आपको ग्रे वेदर में बहुत डिप्रेशन होगा, आपको सूरज की तलाश रहेगी। तो इसीलिए आप एक स्पेक्ट्रम में रहते हैं। अब आपने ये देखना होता है कि इस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा अलामत आपको कौन सी आ रही है, तो वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सी बीमारी है। ओसीडी की अपनी अलामत है, लेकिन ओसीडी का बंदा बाइपोलर में आता है, और ओसीडी का बंदा एसएडी पैरानॉइड सब कुछ कर सकता है, वो स्पेक्ट्रम में चलता रहेगा, वो उस जगह पे फिक्स नहीं रहता, वो अपनी अलामत भी शो करता है और बाकी भी। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी जहनी बीमारी को ऑनलाइन सर्च ना करें, क्योंकि आपको मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉलेज के अंदर। तो वो क्या कहता है कि जब वो बैठा, उसने देखा कि कौन कौन सी बीमारी उसके अंदर हो सकती है, उसने कहा मेरे अंदर सारी बीमारियां हैं। तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा आपको आपको है कौन सा डिसऑर्डर। इसमें स्केलिंग होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। तो मेरा अगर प्राइमरी बाइपोलर है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा दिमाग है उसमें एपिसोड शिफ्टिंग्स होती हैं। अब बाइपोलर वन में क्या होता है, पीछे बैक ऑफ द वर्क हो सकता है सेम हो, ओसीडी का भी और मेरा भी। अब उसमें होता क्या है कि मेरी या तो मुझे बहुत ही डाउन एपिसोड जाएगी, दुनिया मेरी खत्म हो जाएगी। उसमें मैं रिलियोसिटी में आ सकता हूँ। रिलियोसिटी ये होती है कि खुदा के बारे में गिल्ट पैदा होने लग जाना, कि खुदा जो है मुझे वो मुझे सजा देगा, जहन्नम में जाऊंगा। कब्र का डर होने लग जाता है, मौत का डर एक अलग है, वेजिटेनाटोफोबिया, लेकिन वो भी इसमें आ सकता है। फिर आपकी मैनिक एपिसोड आ जाती है, आप खुद को नाउजुबिल्ला खुदा समझने लग जाते हो कि आप कौन हो। मैं हूँ बादशाह यहाँ का, मेरे अंदर क्रिएटिविटीज हैं, आप अपना को बहुत बड़ा समझने लग जाते हो। और हम तो एक दफा ये कर चुके एग्जिबिट बिहेवियर्स। तो आपको ऐसा लगेगा ये बंदा ही कुछ और है, आपको नींद नहीं आएगी रात को। आप मैंने एक एपिसोड में आपको 18-18 दिन, मुझे 18 दिन तक मैक्सिमम नींद नहीं आई अभी तक, जो मैंने बगैर मेडिसिन के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपने ऊपर बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, और इसलिए मेरे रिसर्च पेपर्स के इम्पैक्ट फैक्टर्स बहुत हाई इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्यों? क्योंकि खुद को मैंने डाला उसमें, लेकिन आप ना डालिएगा तो कोई और ना डाले। तो उसमें क्या है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप 2 घंटे सोएंगे, सोकर उठेंगे, आप जागे हुए हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आपको नींद नहीं आ रही, आप काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो, अब आप इरिटेबल होते चले जाओगे, आपकी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही है, अब आपको गुस्सा आने लग जाएगा, अब आप बोलेंगे मुझे सुलाओ, आपका दिमाग सो ही नहीं रहा। ये है बाइपोलर वन। तो मैंने ज्यादातर अरसा अपना बाइपोलर वन में गुजारा है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अचीव करता रहा हूं, तो मेरा मूड एलिवेटेड रहा है, कुछ ना कुछ निकालता रहा हूं मैं। अब बाइपोलर टू है बड़ी खतरनाक सिचुएशन। इसमें सिर्फ लो मूड रह जाता है, इसमें आपका मूड स्विंग ही नहीं होता, आप ज्यादा ऊपर जाते ही नहीं हो, आप नीचे ही रह जाते हो। उसके पीछे पे न्यूरो साइकोलॉजी है कि बाइपोलर टू में और क्या क्या हो रहा है। तो अब ये ज्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनके पास ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं होती, जो ज्यादा लाइफ में आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पा रहे होते अपने ऊपर, उनको प्रोसेस की समझ नहीं आ पा रही होती, तो उनका जो मूड है वो बिल्कुल लो रह जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है, इसमें आप सुसाइड भी कर सकते हो टू में। सही। अच्छा, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर वो छोटी छोटी बातों पे ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सेंसिटिव होना या ऐसी बातों पे सोचना, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर में आता है? मैं कि हर जहनी मसाइल का जो अगर अरूज है उसमें कुछ चीजें कॉमन है।
ये बात याद रखिएगा। लोग ना अक्सर औकात मुझे अपने सिम्टम्स बताने लग जाते हैं, मुझे फलां नहीं होता, फलां नहीं होता। आपकी जब तक स्केलिंग नहीं होगी ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि वजूहात और अलामात और स्केलिंग में कहाँ लाए कर रहे हो। लेकिन लोगों को लगता है कि ये एक मेडिकल बीमारी है, ऐसे मैं जाके बताऊँगा डॉक्टर को कि मुझे नज़ला ज़ुकाम हो गया तो मुझे गोली दे देगा। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। हुँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूट कॉज़ है, इसमें कुछ पेचीदा कॉजेज़ हैं, ओवरथिंकिंग हो गई और उसमें सेंसिटिविटी भी एक कॉज़ है। याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो उसको बैलेंस जब नहीं किया जाता तो वो चीज़ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये ओवर सेंसिटिव होना भी इसकी एक वजह है। आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। एक मेजर वजह है ये। अच्छा अगर हम बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की तो क्या ये इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है या नहीं? मतलब अगर इंसान बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो उसको दवाई दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह की इसमें कोई ट्रीटमेंट हो सकती है या नहीं? पहली बात है कि रोल ऑफ प्रोफेशनल्स को डिमिनिश नहीं किया जा सकता। मैंने खुद प्रोफेशनल्स की हेल्प ली है, लेकिन उन्होंने मुझे ठीक नहीं किया। याद रखिएगा कि दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर भी आपका बाइपोलर ठीक नहीं कर सकता। प्रोफेशनल्स का काम होता है आपको एक रास्ता दिखाना, आपका कैथारसिस करवाना, आपको थेरेपीज़ देना, और जो मेडिकल प्रोफेशनल होगा वो आपको गोली देगा जो कि टेम्परेरी तौर पे आपको टाइम बोरो करवाएगी। इस बीमारी में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन नेशनल बोर्ड के मुताबिक 80-20 रूल अप्लाई होता है नफ्सियाती मसाइल में। 20% आपका आपका उस्ताद होगा और 80% आप खुद होंगे, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए ना मॉज़लो के। सेल्फ हुँ। रियलाइजेशन चाहिए। इन शॉर्ट, आपको अपनी पोटेंशियल खुद जाननी है। वो डॉक्टर कैसे जान सकता है? वो आपसे मिला होगा 1 साल 2 साल के लिए। आप शुरू से इस चीज में आ रहे हो। आप अपने आप को बेहतर जानते हो। लोग जो है ना डॉक्टर के पास जाते हैं ये सोच के ये मुझे ठीक करेगा। अगर वो ये सोच के जाए ना कि मैं कुछ नया सीखूंगा, एक नया रास्ता सीखूंगा इसको मैनेज करने का, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मैं पहले जाता था डॉक्टर्स के पास, ये फलां बड़ा डॉक्टर है, ये नेस्कॉम का हेड है, अल्लाह माफ करे अभी भी है, तो अच्छे हैं। तो बस बालों में कमी आ गई है उनकी। तो अब उसमें क्या होता है कि जी ये तो महंगा डॉक्टर है, ये ठीक कर देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको रास्ता दिखा सकता है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। चलना खुद ही पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है इसका। एक पेन वो है जो आपको आपका माइंड दे रहा है, एक पेन आपको खुद लेनी पड़ती है। उसे हम कहते हैं पॉजिटिव पेन, द पेन ऑफ एम्पावरमेंट। एक छोटी मिसाल है, अगर आपका दिमाग आपको तंग करता है लोगों के दरमियान बैठते हुए, अब आपकी मजबूरी है लोगों के दरमियान बैठना, ये तो पैसिव अप्रोच है। आप जब अच्छे चल रहे हो तो आप अपने लिए खुद ऐसी सिचुएशंस बनाएं। इन शॉर्ट एक बात बता रहा हूँ, अब प्रोफेशनल आपको एक्सपोजर करना सिखाएगा कि आप खुद एम्पावरमेंट लें। अब वो पेन तो होगी, लेकिन अब ये पेन पॉजिटिव पेन है। अब ये पैटर्न तोड़ने के लिए पेन की जा रही है। लोग हल्का सा पैनिक अटैक होता है, लोग कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, फला होने वाला है, और वो प्रोसेस छोड़ देते हैं, कोई गोली दे हम ठीक हो जाए। ये बच्चों वाले एटीट्यूड और इस तरह के एटीट्यूड से तो आप ठीक नहीं हो सकते। हमने आज इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो एटीट्यूड कायम की है। एक टाइम पे हम भी कहते थे कि मरने वाले हैं, बस कुछ कर दो, कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई गोली खिला दो। आज वो एटीट्यूड नहीं है। बायपोलर वैसा ही है, लेकिन मैंने जैसा कर लिया कि आज एक एटीट्यूड बन चुका है। तो ये चीजें सारी होती हैं। अच्छा आपके जो ये फ़ेज़ आप पे गुज़रा है, जो टाइम आप पे गुज़रा है, इसमें कोई इंटरेस्टिंग कोई आपका जो ऐसा कोई वाक़या हो जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि हमें पता चले कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आपके पास हुआ हो, कोई वाक़या? वैसे ही मैं बड़ा खुश हूँ कि आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, सीरियसली। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया और खतरनाक वाकया भी है। बाइपोलर के फेज में था, कोई समझने को तैयार नहीं था, पढ़ाई छूट चुकी थी। अभी जब हमने जब पढ़ाई शुरू की, अभी मैं आपको पता है मेरी एज तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्या छुपाना, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो उस वक्त मेरे साथ के जो दोस्त थे वो तो डिग्रीज खत्म करने वाले थे, और हमने अभी तक पहली सीढ़ी पे भी पाँव नहीं रखा था। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि एक सूफी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब नाम नहीं लूंगा मैं। ये सूफी ग्रुप बेसिकली एक हार्ट सर्जन की बीवी चलाती थी। तो था तो बज़ाहिर सूफी ग्रुप ये। हुँ। अब देखिए, इंसान बचपन में बहुत सारी गलतियां करता है। मैं अब डिस्क्लोज पता नहीं करूं या ना करूं, मैंने क्या किया कि मेरे पास मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने ओएलएक्स पे फेक जॉब लगाई एक ना। वो एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने तो लगाया, ठीक है, एक फेक जॉब। उस वक्त ऑनलाइन फेक जॉब का बड़ा था, मतलब ना था कि लोग फेक जॉब सेल आउट करते थे। हुँ। मैं कहा चलो थोड़ा सा करके थोड़े पैसे जमा करके अपना जहन का इलाज करवाते हैं। तो मुझे एक कॉल आई एक लड़की की। तो वो उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं ना एक सूफी ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो आप भी इस सूफी ग्रुप का हिस्सा बने। तो उस एक खातून है, तो उनका मैं नंबर दूंगी। तो उनका लकब फरीदा था। तो अब मैं शुरू का नाम नहीं लूंगा। तो खैर मैंने उनसे बात की, तो उनकी एक बात तो मुझे याद रहेगी। उन्होंने कहा कि बाबा फरीदा दिलो थे लामी जेथे दिल दी कदर भी होवे,
वो उस वक़्त तो समझ नहीं आया, बाद में समझ आई इस बातों की, जब थोड़ा मैनेजेबल हुए। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा एक बंदा जो है वो G11 2 में था, G11 1 में होता है, तो आपने उससे जाके मिलना है और वाक कैंट में हमारी जो है वो सारी होगी गैदरिंग। उसमें आपकी हलफ आप उठाएँगे सारा जिनका होता है सूफीज़्म का एक हम्म। ट्रायंगल वगैरह। तो वो बंदा मुझे मिला, उसने मुझे सारा बताया। वो भी ये सारे लोग डिप्रेसिव, अमीर लोग और डिप्रेसिव लोग सूफीज़्म के ग्रुप के अंदर। तो मैंने भी झूठ बोला कि मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, अब मेरी मतलब फिट होना था उस सोसाइटी में। तो वो बेसिकली वाकएंड के अंदर एक बड़ी ऑफिसर्स कॉलोनी है वैसे, चलो नाम ले लिया मैंने। तो वहां पर वो सारे महफिल हुई, तो मैं जाके बैठा। एक लड़की थी वहां पर, उसका नाम नहीं हुआ बल्कि नाम, सॉरी। तो वो ना फरीदा की जो फरीदा है उसकी झोली में बैठ के ना बॉल पॉइंट को टिक 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 लगी हुई थी। आई थॉट कि मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन फील हुआ उसके साथ, मुझे लगा कि ये मुझसे कांटेक्ट करेगी बाद में। खैर सारी जब कवाली लगी, सब कुछ हुआ, जब सारी चीजें हुई, तो उन्होंने कहा कि हलफबर्दारी में एक उंगली काटनी पड़ती है। तो मैं परेशान हो गया। उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना कोई टैलेंट बताएं, तो मैंने इश्क ममनून का एक सॉन्ग भी सुनाया उनको कि ये सफर है तन्हा कटता नहीं। तो मुझे कहते हैं उंगली काटनी पड़ती है। मैंने वहां पर नोट किया हर किसी की वाकई उंगली कटी हुई थी। तो जो बंदा मुझे मिला था उस बंदे ने ग्लव्स पहने हुए थे। मैं इतना बेवकूफ हूँ, पहले नहीं हूँ इतना बेवकूफ, तो गर्मियों में कौन ग्लव पहनता है। तो उस दिन उसने ग्लव नहीं पहने हुए थे, उंगली उसकी भी कटी हुई थी। तो मैंने कहा कि ये तो अपनी उंगली तो अब बाइपोलर है, ठीक है वो अलग बात है, लेकिन अपनी उंगली तो नहीं कटवाऊंगा मैं। हाँ। तो उंगली काट के मैं कैसे चल सकता हूँ। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि लाइट चली गई। मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, वाकया का, लाइट चली गई। जब लाइट वापस आई तो फिर मैं नहीं था। तो अगले दिन फर्स्ट में मुझे बीनिश की मैसेज आया, बीनिश का, और मैंने कहा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। तो मुझे वही से समझ आ गई थी कि मैं अच्छा साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं चीजों को अच्छा प्रिज्यूम करता हूँ। फिर मैंने उसको भी निकाला वहां से, उसकी भी एक कहानी थी। और आज वो जर्मनी के अंदर एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है, तो मेरे साथ कनेक्टेड भी है वो। और वो उस वक्त फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी कंप्यूटर साइंस, तो उसकी एक कहानी थी, मैंने फिर उसको वहां से निकाला। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था। फिर बाद में फरीदा ने मेरे साथ बड़े गिले शिकवे किए। और बाद में वो मुझे कहती थी कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कि जी मैं तो आपके मतलब आपको हालत देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी चीजें हुई, अभी भी मेरे साथ वो ऐड है फेसबुक पे। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह के जो डिसीजेज होती है या इस तरह डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसमें अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज की हम बात करें, तो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है उसमें? और इसमें ये क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूंगा कि डिफरेंस क्या है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँगा कि जो साइकियाट्रिस्ट है, वो आपका काम करता है अलामात के ऊपर। उसको इससे कोई लेना-देना नहीं है कि आपको ये चीज़ क्यों हो रही है। आपने कहा कि आपको आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। अब आपको उसको कोई लेना-देना नहीं है कि लोगों के दरमियान हो रही है, कब हो रही है। उसने आपको बीटा ब्लॉकर देनी है। आपने उसको बताया कि मेरा मूड लो रहता है। अब क्यों रहता है? आपका बाप आपकी माँ को मारता है या आप किसी को मारते हो, अब नशे का उसका काम है कि उसने आपको एक एंटी डिप्रेसेंट देनी है, मूड स्टेबलाइजर देना है, एंटीसाइकोटिक्स देनी है इन द केस ऑफ साइकोसिस। अब ये सारी दवाइयां मसनूई हैं, यानी कि सॉरी सॉरी टू से इन शॉर्ट, ये इनका कोई क्योरेबिलिटी नहीं है। हम्म। और अगर आप ज्यादा देर तक लेंगे तो आपको क्या होगा, अगर आपने मैनेज करना नहीं सीखा हुआ। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा साइकोलॉजिस्ट की तरफ। अगर आपने मैनेजमेंट और खुद पे काम करना नहीं सीखा हुआ, क्योंकि दवाई आपकी साइकोसोशल क्लॉक को ठीक नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि बायो क्लॉक तो है ही नहीं खराब आपकी, तो वो दवाई आपको अगर काम करेगी तो थोड़ी देर के लिए आपको ठीक रखेंगे। यूथेमिया कहते हैं उसको हम, कि वो अच्छा पीरियड। अब जब आप एक जहनी जहनी मसाइल में आते हैं, तो जब आपका अच्छा पीरियड होता है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ लोग कहते हैं हम ठीक हो गए, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में मेहनत करनी है, अच्छे वक्त में आपने इससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मैंने चीज सीखी उसकी। तो उसमें आप ठीक नहीं है, आपको आपका दिमाग टाइम दे रहा है। फिर ये दवाइयाँ साइड इफेक्ट्स भी रखती हैं, एडिक्शन भी रखती हैं, और वक्त के साथ साथ इनकी एमजीज बढ़ानी पड़ती हैं। और अगर आपने फिर भी मैनेजमेंट नहीं सीखी, खुद को नहीं जाना बगैर दवाइयों की डील करवाना, तो फिर आप ईसीटी करवाते हैं, बिजली के झटके, टीएमएस करवाते हैं, मकनातीसी झटके, या कीटामाइन इंजेक्शन करवाते हैं। और ये फिर ऐसी चीजें हैं कि आपके अंदर मेमोरी गैप्स आ जाएंगे, और आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि बस आप ठीक भी नहीं हो सकते। आप हमारे पास आते हैं ऐसे कई क्लाइंट्स। अब साइकेट्रिस्ट अपना काम कर रहा है, और कोशिश करें कि पहले ना करें ये चीज। पहले आप कुदरती दवाइयों के थ्रू करें, और साथ अपनी मैनेजमेंट करवाएं साइकोलॉजिस्ट से। साइकोलॉजिस्ट आपकी वजूहात पे काम करता है, आपकी वो केस स्टडी करके आपको तरीकाकार सिखाता है कि कैसे आपको बगैर दवाइयों के अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं होलिस्टिक इंटरवेंशन।
लोग आधा-आधा इलाज करवाते हैं। लेकिन अब तो लोगों को वैसे आ रही है, साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी समझ आ रही है। तो आपने करना खुद ही है एट द एंड ऑफ द डे। वो आपको सिर्फ रास्ते दिखाएँगे और कोशिश करें जो क्योंकि मैंने खुद 10 साल खाई हैं ये दवाइयाँ, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़ालिम हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स जाते नहीं हैं, आज तक गए नहीं है, कोई बंदा कहे ना कि चले गए हैं, मुझे अभी भी पता है क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल। तो लेकिन अब मैं दवाइयों के बगैर अपनी आप को मैनेज करता हूँ, तो वो मैनेजमेंट आपको साइकोलॉजिस्ट सिखाएगा। साइकियाट्रिस्ट आपको सिर्फ दवाइयाँ देगा, आपके टेम्परेरी तौर पे आपको ठीक करने के लिए। अच्छा, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आजकल बहुत से लोग हैं जो साइकोलॉजी पढ़ भी रहे हैं, फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट्स को किस तरह डील करते हैं, और जो कि आपकी एक्सपीरियंस भी है तो आप किस तरह डील करते हैं? मैं हर किसी को तो गलत नहीं बोलूँगा। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा डील कर रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये जो पेशा है, ये बहुत ही खराब हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत एक साइकोलॉजिस्ट का दिल कब्रिस्तान की तरह होना चाहिए। अगर मैं क्या ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ मैनिपुलेशंस होती हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं अनफॉर्च्यूनेटली ये आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिनके जो साइकोलॉजी में आना नहीं चाहते थे, गलती से आ गए और आधे से ज़्यादा बच्चियाँ वो हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहती थी, तो डॉक्टर नहीं बन सकी तो उन्होंने कहा चलो उस जैसी ही फील्ड चूज़ कर लेते हैं। बच्चों के अंदर न्यूरो साइकोलॉजी की आजकल के बच्चे न्यूरो साइकोलॉजी को नहीं जानते। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए इतनी ट्रेनिंग्स हैं, इतनी हार्ड जॉब है कि पीएचडी टोटल 1% लोग पीएचडी हैं पाकिस्तान में साइकोलॉजी के अंदर। अब बीएस और एमएस वाला जो बच्चा है उसके पास वो सेंस नहीं है। जब हम जाते हैं इस फील्ड के अंदर रिसर्चेस ही नहीं है हमारे बच्चों के पास और फिर वो डील कैसे कर रहे होते हैं टॉक थेरेपी की थ्रू। आपको पहले पूरा केस बनाना होता है, फिर उसमें स्केलिंग्स अप्लाई करनी होती है, फिर स्पेसिफाइड्स होते हैं, फिर कोडिंग्स होती हैं, तब जाकर आप चेक करते हैं कि आपने इस चीज़ को कैसे डील करना है, उसके रिलैप्सेस क्या होंगे, ये सारी मैनेजमेंट पूरे चार्ट्स बनते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? लोग आते ही इतना कम है और जिनके पास आते हैं उनको उस तरह का इलाज चाहिए नहीं होता, तो उनको सिर्फ एक और चीज़ चाहिए होती है। तो इस वजह से कोई इस चीज़ को सीरियस लेता नहीं है और फिर ऑब्वियसली आपने अपनी किचन मनी रन करनी है, आपके पास इतना पैसा नहीं है इस फील्ड के अंदर, तो कि आप 2-2 घंटे बैठ के केस बनाएँगे। तो दैट इज़ हाउ कि साइकोलॉजी बहुत अनप्रोफेशनल सब्जेक्ट है और वो लोग वो केसेस डील कर रहे हैं जो कि अगर बॉडीज़ होती तो कभी डील ना कर पाते। एक बीएस और एमएस का बच्चा कभी भी आप एक बात सुनें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, तो फिर आप डॉक्टर खुद क्यों नहीं बन जाते? आप एक बीएस और एमएस का बच्चा डिसऑर्डर ट्रीट ही नहीं कर सकता। हाँ, छोटा-मोटा इश्यू हो गया किसी को लाइफ कोचिंग के जो इश्यूज़ होते हैं वो चीज़ की जा सकती है। लेकिन डिसऑर्डर तो एक पूरा एक अम्ब्रेला है, साइकोसिस पूरा एक अम्ब्रेला है। तो दैट इज़ हाउ इट्स बीइंग प्रैक्टिस्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, साइकोलॉजी के बारे में तो हमने ये भी सुना है कि जो है ये लड़कियों का फील्ड है और लड़कों के लिए इसमें कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है। तो इस बात में कितनी सदाकत है, और अगर सदाकत है तो वजह क्या है इसकी? हाँ, बिल्कुल, चलिए मुझे लगता है कि आज के बाद मेरा करियर नहीं अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ। पहले भी अल्लाह ने ही बनाया था, सच है, बिल्कुल सच है। एक तो इस फील्ड का जो था ये तो थोड़ी-सी फील्ड थी। देखिए पाकिस्तान में ना हर चीज़ ब्रांडिंग और प्रिजम्पशंस पे चलती है, प्रेजुडिस पे चलती है। हम्म। तो इस फील्ड को ना जेंडर बाइस्ड कर दिया गया। जैसे बैडमिंटन है, लोग कहते हैं बैडमिंटन लड़कियों का खेल है। अब हालाँकि लड़का खेले तो बंदा कहता है कि आप तो जज करते हो उसको बैडमिंटन खेलने वाले को। इसी तरीके से जो ये वाली फ़ील्ड थी ना, ये थोड़ी-सी जेंडर बाइज़्ड हुई पाकिस्तान के अंदर। तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थीं। जब हमने साइकोलॉजी शुरू की, तब पूरी जमात में 4 लड़के होते थे और बाकी 50 लड़कियाँ होती थीं। एक लिहाज़ से अच्छा भी था, एक लिहाज़ से बुरा भी था। तो अब अगर हम आगे जाते हैं, तो इस फ़ील्ड में फिर जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने क्या किया कि सॉरी टू से देखिए सारी लड़कियाँ नहीं, अच्छी भी हैं। मेजॉरिटी अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, मैं नाम भी नहीं लूँगा उनके तो वो लोग साइकोलॉजी से पैसा नहीं कमा रही हैं। वो अपनी अच्छी अदाओं से पैसा कमा रही हैं। वो अपने अच्छे कपड़ों से पैसा कमा रही हैं। तो उनका जो तरीक़ा-ए-कार है वो ऑन अ कप ऑफ टी है, कि आप आएँ एंड लेट्स डू फ्रेंडशिप। सो वो उसमें फिर लोग भी कौन आते हैं जो बहुत पैसों वाले होते हैं, तो उनको एन्जॉयमेंट मिल जाती है, एक मूड उनका एलिवेट हो जाता है। तो उनको लोग 50,000 भी देते हैं और लाख-लाख रुपया भी देते हैं और विदाउट एनी नॉलेज। और लेकिन वो इन रिटर्न जो दे रही हैं वो साइकोलॉजी नहीं दे रही हैं, वो इन रिटर्न फिर आपको वो कुछ और बेनिफिट दे रही हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वी कैन कॉल इट। तो अच्छा, लड़कों के लिए मुश्किल है। तो आप लड़कों को रिकमेंड करेंगे कि वो साइकोलॉजी में आए या नहीं? देखिए फील्ड बुरी नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, प्लीज़ आप तब आएँ जब आप इस फील्ड को आगे तक लेकर जा सकते हो।
क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, इसमें आपका रिसर्चर होना भी बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका पीएचडी तक जाना भी ज़रूरी है और इसमें रोज़ाना की बेसिस पे आपको इतना-इतना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देखिए, एक तरफ आप नेगेटिव एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हैं। हमारे पास जो केसेज़ आते हैं, वो कौन-सा लोग कहते हैं कि हाँ, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे पास रोने-धोने वाले, इन हुँ। शॉर्ट बात बताऊँ तो अपनी ज़िंदगी लेकर चलना, इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ़ को उसके अंदर इंटरवीन ना होने दें, उस बंदे के केस के अंदर। आपका मूड जो मर्ज़ी है। फिर नेगेटिविटी अब्ज़ॉर्ब करना, फिर रोज़ाना अपने आप को एजुकेट करना, कुछ ना कुछ नया करना। तो आप चाहे लड़के हैं, चाहे लड़की हैं, अगर आपने अपना कैलिबर बिल्ड किया तो आप यहाँ पर भी चलेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा मुश्किल है। बीइंग अ फॉरेन मेल, आपको फॉरेन कंट्री में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि क्लाइंट जो होता है ना, जब उसने किसी लड़के से सेशन लेना होता है, तो पहले पूछेगा आपकी एज क्या है? इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस। देन हुँ। वो उस आपसे वो बेसिक सवाल पूछना शुरू करेगा जो कि पूछने वाले नहीं है। लेकिन अगर कोई खातून है तो वो कहेगा ठीक है, जस्ट बुक इट, देखी जाएगी, मिलने के बाद देखेंगे। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर वर्किंग कि मैं सजेस्ट करूँगा कि तब आएँ जब आपके पास पैशन हो और फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ के अंदर, इस फील्ड के अंदर, अगर आप वाक़ई कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, आपने स्कोप की बात की और उसमें कि पाकिस्तान में जो है साइकोलॉजी की इतनी स्कोप नहीं है जितनी बाहर है। फॉरेन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे बात आ जाती है गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और प्रोफेशनल जो है वो उनकी बात आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि उनका क्या रोल है साइकोलॉजी की तरफ अगर गवर्नमेंट की हम बात करें, क्या उनकी तरफ से कोई सपोर्ट है साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजी के पेशेंट्स को इस तरह कोई सपोर्ट है? आज आप सोचेंगे गवर्नमेंट की साइड ले रहा है, नहीं, मैं गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखिए, जब आप साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो मिनिमम 1 घंटे का सेशन देता है। आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर खोल देते हैं, वैसे ही निर में एक हॉस्पिटल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट। हुँ। लेकिन लिमिटेशन ये है कि अगर आप 1 घंटे का सेशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो ओपन पब्लिक होता है, तो जिस तरह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में रश होता है, तो वो तो रश इतना ज़्यादा होगा, साइकोलॉजिस्ट कितने आप अरेंज कर लेंगे? आप मुझे बताएँ खुद। कि अगर आपके पास 100 बंदा बाहर बैठा हुआ है, तो 100 साइकोलॉजिस्ट अरेंज करेंगे आप फिर। यहाँ तो डॉक्टर्स आपसे अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। बाहर के मुल्कों में उन्होंने कुछ एडवांस्ड एक होती है इंश्योरेंस कंपनीज़, एक होती है वो कंपनीज़, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी मैनेज करती हैं, वो उससे भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने मेंटल हेल्थ उनके हवाले की हुई है। तो अगर कोई भी बंदा अपनी मेंटल हेल्थ का इलाज करवाना चाहता है, किसी भी वो प्राइवेटली खुद लाइसेंस्ड, वहाँ पर एक तो लाइसेंस हुँ। भी होते हैं, या कोई बॉडी नहीं है साइकोलॉजी की, तो वो उसके पास जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट को एडवांस पेमेंट मिल जाती है। तो जो वो कंपनीज़ होती हैं, वो ये नहीं करती कि इलाज करवाया है तो फिर पहले क्लेम होगा, वो एडवांस क्लेम हो जाता है। वो साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं आपके पास एक क्लाइंट आ चुका है? तो कहते हैं जी बिल्कुल बुक हो चुका है, वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं। अब क्लाइंट बेशक सेशन ले या ना ले, उसका पैसा कट गया उसके वहाँ से, जो मेंटल हेल्थ उनका हुँ। बजट है उसमें से। तो यहाँ पर वो चीज़ मुश्किल है। फिर ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट क्या कर लेगी? गवर्नमेंट ने एक ऐप शुरू की थी हमराज़, तो वो बंद हो गई। 5वें दिन ही बंद हो गई, क्यों? इतना लोड पड़ गया, उसमें मैं भी वैसे हिस्सा था। अब देखिए, इतना लोड पड़ गया कि हमारे पास वो एक आप कॉल करते थे, उसमें आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देते थे, अपनी हुँ। शनाख्ती कार्ड देना, फिर वो कहते थे कि वी आर फॉरवर्डिंग यू टुवर्ड्स कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। तो जब साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, हम कॉल कट कर देते थे। क्योंकि इतना लोड बढ़ गया था कि हुँ। यहाँ तक कि हज़ारों में कॉल्स आने लग गई थी, और फ्री में इंसान कितना कर सकता है, जब बिल्कुल। उसने अपनी किचन मनी भी रन करनी हो। तो गवर्नमेंट एक काम करे, अवेयरनेस और एजुकेशन को स्प्रेड करे। गवर्नमेंट ने इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था, पोलियो की एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड की। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको एजुकेट करे, कि एक जो सफाई करने वाला है, उसे भी पता हो कि नफसियाती बीमारी क्या है, जैसे बाहर के मुल्क में पता होता है सबको, ताकि लोग साइलेंस में ना मरे। मैं यहाँ गवर्नमेंट के इतने बड़े-बड़े एम्प्लॉइज़ को जानता हूँ, जो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे वालों पे अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं और फिर वो मेरे पास आते हैं। मेरे पास मेरा एक प्रोफ़ेसर आया, जो मुझे पढ़ाता था। तो वो ऐसा बंदा था कि उसको ना है जुनून आता था, तो मुझे पता था कि कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर। तो उसने मुझे आकर फिर उसने मुझसे सेशंस लिए, उसने कहा मुझे ना जुनून आता है, मैं अपने आप को ये कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं बच्चों को भी मारता हूँ। शहबाज़ जिसका आपने वो लिया था इससे पहले, पॉडकास्ट आपने किए, हुँ। क्रिकेटर। एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे ही वहाँ के एक टीचर थे, ठीक है? शहबाज़ का पता होगा कि उसको जुनून आता था। तो उसने क्या किया कि एक दफ़ा शहबाज़ के साथ एक लड़का बैठा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर। तो ये मेरा क्लास फेलो था। तो उसको जुनून आया, तो उसने उस लड़के का सर टेबल से मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि खून निकल आया। IMCBF 11 हुँ। 1, अब फिज़िक्स पढ़ाने वाले, अब रिटायर्ड हो चुके होंगे।
तो अब देखें, उस बंदे ने मुझे, जब मैं पास आउट होने वाला था, तो मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा कि ये नॉर्मल तो नहीं है। उसने मुझे उस वक़्त कुछ अलामात बताई। मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे बाद पता चलता है कि उसको भी डिप्रेशन था, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर था। तो हमारे पास प्रोफ़ेसर्स आते हैं। तो आप सोचें कि अगर हम इस सोसाइटी को एजुकेट और अवेयर कर दें और नॉर्मलाइज़्ड कर दें, तो लोग ओपन्ड अप हो जाएँगे, तो ना खुद तकलीफ में आएँगे, ना दूसरों को इनडायरेक्टली तकलीफ में डालेंगे। छोटी-सी बात। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर तो अभी तक आप ट्रांसजेंडर्स को अपने माशरे का हिस्सा नहीं बना सके, तो आप बाकी की इस पे क्या काम करेंगे? आपके ट्रांसजेंडर्स आज भी डांस करके पैसा कमाते हैं, माँग के पैसा कमाते हैं, वहाँ पर लोग सीईओ बने हुए हैं और वहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकते ट्रांसजेंडर को। हुँ। तो यहाँ पर यही वाली बात है कि बेसिक चीज़ें पूरी नहीं है।